हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी जीत वो होती है जब कोई राजा अपनी बहादुरी और रणनीतियों से बहुत बड़ा भूभाग जीत लेता है। मतलब मान लीजिए कि एक सेना बिल्कुल अजेय है और उसने सारे पड़ोसी राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक क्लासिक जीत का जश्न है ना। बिल्कुल। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद एक बहुत ही भयानक सच्चाई सामने आती है। वो ये कि अब सबसे बड़ा खतरा बाहर के कोई दुश्मन सेना नहीं है, बल्कि वो नए लोग हैं जिन्हें अभी अभी जीता गया है। हाँ, क्योंकि अब आपको उन पर राज करना है। सही कहा। आप उन लोगों पर राज कैसे करेंगे जो आपकी भाषा नहीं बोलते, आपके देवताओं को नहीं पूछते और आपके कानूनों को भी नहीं मानते। और 15वीं सदी के अंत में अहोम राज्य के एक शासक के सामने बिल्कुल यही संकट खड़ा था। और इसी संकट ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम। और इस विद्रोह की आग को भड़कने से रोकने के लिए उस शासक ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो किसी चीट कोड से कम नहीं था। मतलब उसने रातों रात खुद को एक इंसान से एक भगवान में बदल दिया। और ये इतिहास के उन बहुत ही चुनिंदा पलों में से एक है जो सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सत्ता असल में काम कैसे करती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज हमारी इस गहरी चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, विशेष रूप से लेखक मंगेश बनीबाई, काशीराम रिपाल की बेहतरीन किताब द राइज ऑफ सुहुंगमुंग एंड द अहोम एम्पायर के विस्तृत अंश मौजूद हैं। ये हमें बताते हैं कि 1497 से 1539 के बीच असल में क्या हुआ था। तो ये सिर्फ कोई आम राजा की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह केवल एक राजा द्वारा अपनी सीमाएं बढ़ाने की कहानी नहीं है। यह इस बात का एक बहुत गहरा और प्रामाणिक अध्ययन है कि कैसे सुहुंगमुंग, जिन्हें डिहिंगिया राजा भी कहा जाता था, उन्होंने सत्ता, प्रशासन और एक राज्य के पूरे वैचारिक स्वरूप को ही जड़ से उखाड़कर नया कर दिया। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो भी बिल्कुल यही है। हम यहाँ केवल तारीखों या युद्धों की कोई लिस्ट नहीं गिनाने वाले हैं। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक शासक अपनी सत्ता की मार्केटिंग कैसे करता है, अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को एक साथ कैसे पिरोता है और सबसे जरूरी बात, अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए कैसे-कैसे तंत्र विकसित करता है। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से इसका असली संघर्ष शुरू होता है। अगर हम 1497 से पहले के अहोम राज्य को देखें तो मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ बताते हैं कि ये एक बहुत ही सीमित क्षेत्रीय व्यवस्था थी। ऊपरी असम के एक छोटे से हिस्से में सिमटी हुई। हाँ, लेकिन सुहुंगमुंग की गद्दी पर बैठते ही अचानक से एक बहुत बड़ा विस्तारवादी विस्फोट होता है। मतलब वे छुटियां और कचारी जैसे शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों को हरा देते हैं और अपनी सीमाएं मीलों दूर तक फैला लेते हैं। अब सवाल ये है कि इस सेना के दम पर जमीन जीतना तो एक बात है, लेकिन उस जमीन को अपने पास बनाए रखना वो एक बिल्कुल अलग खेल है। मतलब ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई छोटा सा लोकल स्टार्टअप अचानक से रातों रात एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी बन जाए। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है ना? क्योंकि तब आपको अपना पूरा काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेज शुरू होता है। इस विस्तार को समझने के लिए हमें उस समय की भौगोलिक और सांस्कृतिक जटिलताओं का समझना होगा। देखिए, अहोम लोग मूल रूप से ताई भाषी समूह थे जो म्यांमार और यूनान के इलाकों से आए थे, है ना? हाँ, सदियों पहले। उनकी अपनी एक बहुत ही विशेष संस्कृति थी, उनके पारंपरिक देवता थे और अपनी एक विशेष शासन प्रणाली भी थी। अब सोचिए, जब सुहुंगमुंग ने ब्रह्मपुत्र घाटी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो रातों रात उनके साम्राज्य में ऐसे दर्जनों नए कबीले, जनजातियां और समुदाय शामिल हो गए जो अहोम बिल्कुल नहीं थे। तो उनकी भाषाएं भी अलग होंगी। एकदम अलग। भाषाएं अलग थीं, न्याय को लेकर उनके नियम अलग थे। अगर हम इसे सिर्फ प्रशासन के नजरिए से देखें तो ये एक भयंकर गतिरोध पैदा करने वाली स्थिति थी। एक बुरा सपना कह सकते हैं। बिल्कुल। अहोम राज्य के पुराने कानून इन नए लोगों पर कैसे लागू होंगे? एक बहुत ही अल्पसंख्यक शासक वर्ग एक विशाल और विविधता से भरी बहुसंख्यक आबादी पर राज कैसे कर सकता है? मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर सुहुंगमुंग के पास इतनी विशाल और ताकतवर सेना थी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े राज्यों को हरा दिया, तो वे बस सैन्य शासन क्यों नहीं लागू कर देते?
सेना के दम पर। हाँ, मतलब अगर आपके पास तलवार की ताकत है तो आप लोगों से जबरदस्ती तो राज करवा ही सकते हैं। इतिहास में बहुत से शासकों ने मंगोलों से लेकर कई अन्य साम्राज्यों तक केवल डर और सैन्य शक्ति के बल पर ही तो राज किया है। फिर सुहुंगमुंग के लिए ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों थी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, बल प्रयोग करना अल्पावधि में यानी शॉर्ट टर्म में तो काम कर सकता है, लेकिन किसी भी विशाल साम्राज्य को दशकों तक केवल सेना के दम पर नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि पैसा बहुत लगेगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि यह आर्थिक रूप से असंभव है। हर नए जीते गए गांव, कस्बे और हर व्यापारिक मार्ग पर सेना तैनात करने का खर्च ही इतना ज्यादा होता है कि वो राज्य के खजाने को पूरी तरह खाली कर देगा। हाँ, वो तो है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण एक मनोवैज्ञानिक कारण है। एक स्थायी सैन्य उपस्थिति हमेशा स्थानीय लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाती है। क्योंकि उन्हें हर दिन याद आता रहेगा कि उन पर किसी ने कब्जा किया है। सही कहा। अगर आप हर दिन लोगों को ये याद दिलाएंगे कि उन पर किसी बाहरी व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो वे हर दिन आपको उखाड़ फेंकने की योजना बनाएंगे। अहोम शासक एक विदेशी या बाहरी आक्रांता के रूप में नहीं रहना चाहते थे। वो खुद को एक स्थायी और वैध शासक के रूप में स्थापित करना चाहते थे। एकदम सही। केवल जमीन पर राज करना एक बहुत ही महंगा और खतरनाक सौदा है। तो मंगेश पनीबाई, काशीराम रेपाड़ के स्रोत बताते हैं कि सुहुंगमुंग ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सत्ता का एक नया स्वरूप गढ़ा। और वो बहुत ही कमाल का था। हाँ, उन्होंने खुद को एक नई उपाधि दी, स्वर्गदेव, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग का देवता। अब पहली नजर में ये किसी शासक के चरम अहंकार जैसा लग सकता है, लेकिन ये महज अहंकार तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इतिहास में जब भी बहुत चालाक शासकों ने ऐसी दैवीय उपाधियां धारण की हैं, वो बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल रही है। सुहुंगमुंग के संदर्भ में ये उपाधि उनके साम्राज्य के भीतर की राजनीति को साधने का एक अचूक हथियार थी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, होम परंपरा में राजा को चाउफा कहा जाता था। चौफा? हाँ, ये एक सम्मानजनक उपाधि तो थी, लेकिन उसमें वो परम दैवीय तत्व नहीं था। सुहुंगमुंग ने खुद को सीधे ईश्वर या स्वर्ग से जोड़कर एक झटके में पूरी राज्य व्यवस्था की रीब्रांडिंग कर दी। लेकिन एक सेकंड, क्या इस बात से सुहुंगमुंग के अपने ही दरबार के लोगों में नाराजगी पैदा नहीं हुई होगी? मतलब जरा सोचिए, जो अहोम सेनापति और मंत्री सुहुंगमुंग को तब से जानते थे जब वे केवल एक राजकुमार या एक साधारण इंसान थे, वे अचानक से उन्हें भगवान कैसे मान लेंगे? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। क्या ये खुद अहोम अभिजात वर्ग या नोबिलिटी के लिए एक अजीब और अस्वीकार्य स्थिति नहीं थी? आप अपने ही दोस्तों को ये कैसे समझाते हैं कि कल तक मैं तुम्हारे साथ खाना खाता था, लेकिन आज से मैं स्वर्ग का देवता हूँ? यहां जो राजनीति खेल रही थी वो और भी गहरी है। आपको अहोम शासन की आंतरिक संरचना को थोड़ा समझना होगा। उस समय राजा के पास असीमित शक्तियां नहीं हुआ करती थीं। अच्छा, तो वो तानाशाह नहीं थे? नहीं, राजा के साथ एक बहुत शक्तिशाली मंत्री परिषद होती थी, जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े मंत्री शामिल होते थे, बुढ़ा गुहांग और बोर गुहांग। बुढ़ा गुहाएं और बोर गुहाएं? हाँ, ये दोनों पद इतने ताकतवर थे कि वे कई बार राजा के फैसलों को पलट सकते थे या नए राजा का चुनाव तक कर सकते थे। सुहुंगमुंग को केवल उन नए लोगों से खतरा नहीं था। ओह, तो उन्हें अपने ही दरबार के इन शक्तिशाली मंत्रियों की शक्ति को भी संतुलित करना था। एकदम सही पकड़े हैं। तो स्वर्गदेव बनने का एक लक्ष्य अपने ही दरबार में अपना दबदबा कायम करना भी था। ये तो बहुत चतुर चाल थी। बिल्कुल। जब सुहुंगमुंग ने खुद को स्वर्गदेव के स्तर पर स्थापित किया, तो वे सैद्धांतिक रूप से मंत्रियों के एक समकक्ष शासक से बहुत ऊपर उठ गए। वे एक दैवीय हस्ती बन गए। अब कोई भी मंत्री उनकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। ये राजा की स्थिति को पूरी तरह से केंद्रीकरण करने का एक तरीका था। और जहां तक नई प्रजा का सवाल है, उसका मनोवैज्ञानिक असर तो और भी जबरदस्त रहा होगा। हाँ, क्योंकि जब राजा स्वर्गदेव बन जाता है तो उसके खिलाफ बगावत करना सिर्फ राजद्रोह या कानून तोड़ना नहीं रह जाता। वो सीधे सीधे एक धार्मिक पाप बन जाता है। बिल्कुल। ये तो बिना एक भी सैनिक खर्च किए वफादारी सुनिश्चित करने का बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब आप लोगों के मन में पुलिस या सेना का डर नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रकोप का डर पैदा कर रहे हैं। और वो डर सबसे गहरा होता है। हाँ,
आम नागरिक किसी शासक या राजा के खिलाफ तो हथियार उठा सकता है, क्योंकि राजा तो एक इंसान है जो गलती कर सकता है। लेकिन उस समय की दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत करना जो सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ा हो, अकल्पनीय था। और ये केवल डर पैदा करने के बारे में भी नहीं था, ये एक नई साझा पहचान बनाने की भी कोशिश थी, मतलब एक शेयर्ड आइडेंटिटी। वो कैसे? देखिए, जब अलग अलग कबीलों, अलग अलग भाषाओं और अलग अलग आस्थाओं के लोग एक ही स्वर्गदेव के सामने झुकते थे, तो अनजाने में ही वे सभी एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे आ रहे थे। उनका शासक अब कोई बाहरी हमलावर नहीं रह गया था। वो तो एक ऐसा अवतार बन गया जिसे ब्रह्मांड ने ही उन पर राज करने के लिए भेजा था। बिल्कुल। मंगेश बनिवाई, काशीराम रेपाड़ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सुहुंगमुंग ने अपनी सत्ता को वह वैधता प्रदान की जो केवल तलवार के जोर पर कभी नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक की कहानी तो मुझे पूरी तरह समझ आती है कि आपने खुद को भगवान घोषित कर दिया, दरबार में अपनी ताकत बढ़ा ली और विद्रोह की संभावनाओं को कम कर दिया। लेकिन स्रोतों में एक ऐसी बात है जो मुझे पूरी तरह से उलझा रही है। अच्छा, वो क्या? पुस्तक बताती है कि इसी दौरान सुहुंगमुंग ने बड़े पैमाने पर अहोम प्रशासन में हिंदू प्रभाव को अपनाना शुरू किया और विशेष रूप से दरबार में हिंदू ज्योतिषियों की नियुक्ति शुरू कर दी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। अब मैं इन दोनों बातों को आपस में जोड़ नहीं पा रही हूँ। मतलब एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आप स्वर्ग के देवता हैं, आपका स्वर्ग से सीधा कनेक्शन है, फिर आपको सितारों की चाल पढ़ने के लिए नश्वर और साधारण ज्योतिषियों की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये विरोधाभास लगता है। ये तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कोई सर्वशक्तिमान सीईओ जो सब कुछ जानने का दावा करता हो, अचानक से छोटे-मोटे फैसले लेने के लिए बाहरी डेटा एनालिस्ट्स की एक फौज खड़ी कर ले। क्या एक स्वर्गदेव को सच में इन ज्योतिषियों की जरूरत थी? यह विरोधाभास ही सुहुंगमुंग की प्रशासनिक बुद्धिमत्ता को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। देखिए, सुहुंगमुंग कोई धार्मिक कट्टरपंथी या अंधविश्वासी शासक नहीं थे। वे एक बहुत ही व्यवहारिक इंसान थे। प्रैग्मेटिक थे। हाँ, वे जानते थे कि स्वर्गदेव की उपाधि दरबार और आम जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से शांत रखने के लिए है। लेकिन एक विशाल साम्राज्य का रोजमर्रा का काम कैसे चलेगा? टैक्स कैसे इकट्ठा होगा? सेना कब कूच करेगी? पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार और संधियां कैसे होंगी? इसके लिए तो एक सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए उन्हें एक व्यवस्थित, गणना आधारित प्रणाली की जरूरत थी। और यहीं पर हिंदू प्रभाव और ज्योतिषी चित्र में आते हैं। लेकिन ज्योतिषी प्रशासन में कैसे मदद कर सकते हैं? मेरा मतलब है वे तो बस भविष्यवाणियां करते हैं या शुभ मुहूर्त निकालते हैं। उनका टैक्स कलेक्शन या संधियों से क्या लेना देना? हमें उस समय के ज्योतिष को आज के लोकप्रिय चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मध्यकालीन भारत में ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं था। ये एक उन्नत खगोलीय विज्ञान और एक बहुत ही जटिल गणितीय अनुशासन था। अच्छा? ज्योतिषी मूल रूप से उस समय के सबसे बेहतरीन टाइमकीपर और खगोल शास्त्री होते थे। जब अहोम साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उनकी सीमाएं उन बड़े राज्यों और व्यापारिक मार्गों से टकराने लगीं जो सदियों से हिंदू प्रशासनिक ढांचे और पंचांग का पालन कर रहे थे। यानी कैलेंडर का? बिल्कुल। भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा शक सम्मत या अन्य हिंदू पंचांगों पर काम कर रहा था। अरे, तो अगर आपको उन राज्यों के साथ कोई कूटनीतिक पत्राचार करना है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना है, तो आपको उनके समय चक्र को समझना ही होगा। एकदम सही। इसे इस तरह से समझिए, सुहुंगमुंग अपने साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहे थे ताकि वो बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठा सके। अहोम लोगों की अपनी समय गणना और तिथियों की प्रणाली थी जो उनके मूल क्षेत्र में तो काम करती थी, पर बाहर नहीं। हाँ, लेकिन अगर सुहुंगमुंग किसी पड़ोसी हिंदू राजा के साथ संधि करते हैं कि अमुक दिन से युद्ध विराम लागू होगा, या अगर वे एक ऐसी कृषि व्यवस्था बना रहे हैं जहां किसानों से एक निश्चित मौसम में लगान लिया जाना है, तो सभी को एक ही मानक कैलेंडर पर होना चाहिए। यह एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब दरबार में हिंदू ज्योतिषियों को लाना केवल कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कदम नहीं था, यह बाकी भारतीय उपमहाद्वीप के हार्डवेयर के साथ अपने साम्राज्य के सॉफ्टवेयर को अनुकूल बनाने का एक तरीका था। बिल्कुल, ये तो राज्य कौशल की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि वे ज्योतिषी प्रशासन के एक अहम पुर्जे बन गए थे। एकदम सही। और इन ज्योतिषियों ने एक और बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई। अहोमों में जब अपना विस्तार किया तो वे एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी वाले क्षेत्र पर शासन करने लगे थे।
दरबार में हिंदू विद्वानों और ज्योतिषियों को सम्मानजनक स्थान देने से सुहुंगमुंग ने अपनी नई प्रजा को एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दिया कि आपकी संस्कृति का सम्मान होगा। हाँ, कि आपकी संस्कृति, आपके ज्ञान और आपके समय चक्र का इस नए साम्राज्य में सम्मान किया जाएगा। ये एक एकीकरण की एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रक्रिया थी। तो सुहुंगमुंग अपनी मूल अहोम पहचान को नष्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, वे उसे इतना लचीला बना रहे थे कि उसमें बाहरी व्यवस्थाओं को आसानी से समाहित किया जा सके। तो जो ज्योतिषी दरबार में बैठे थे, वो केवल ये नहीं बता रहे थे कि युद्ध पर जाने का सही मुहूर्त क्या है। वे शायद ये भी तय कर रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ के चक्र के हिसाब से कृषि कर कब इकट्ठा किया जाए, बिल्कुल। या किसी नए इलाके में पुल बनाने का काम कब शुरू किया जाए। ताकि ये सब कुछ उस स्थानीय आबादी के पंचांग के हिसाब से हो और उन्हें ये सब पराया न लगे। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ उसी स्वर्गदेव के आदेश के तहत हो रहा था। अब आप देखिए कि दोनों रणनीतियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ विज्ञान। बिल्कुल। स्वर्गदेव की उपाधि ने शासक को वो निरंकुश और असीमित सत्ता दी जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और हिंदू ज्योतिषों ने उस सत्ता को जमीन पर लागू करने के लिए एक व्यवस्थित, गणना आधारित और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य ढांचा प्रदान किया। एक ने मनोवैज्ञानिक नियंत्रण दिया और दूसरे ने प्रशासनिक नियंत्रण। ये सच में एक मास्टर क्लास है कि सत्ता कैसे काम करती है। एक बात और जो मैं सोच रही थी, जब इन ज्योतिषियों और हिंदू विद्वानों ने अहोम दरबार में प्रवेश किया, तो क्या इसका असर अहोम राज्य के इतिहास लेखन पर भी पड़ा? ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। क्योंकि अहोम लोग बुरंजी लिखने के लिए जाने जाते हैं, जो इतिहास को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने की उनकी अनूठी परंपरा थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। अहोम राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उन दुर्लभ साम्राज्यों में से एक था जहां इतिहास को केवल किंवदंतियों में नहीं बल्कि आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में सहेज कर रखा जाता था। लिखित रूप में। जब हिंदू प्रभाव और भारतीय उपमहाद्वीप की लिपियों का प्रवेश दरबार में हुआ, तो इन बुरंजियों को लिखने की प्रक्रिया में एक नया आयाम जुड़ गया। ज्योतिषियों और विद्वानों ने न केवल तिथियों और घटनाओं को अधिक सटीक रूप से दर्ज करने में मदद की, बल्कि उन्होंने इस इतिहास को एक ऐसा स्वरूप दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां और आसपास के अन्य राज्य भी आसानी से समझ सकें। यानी सुहुंगमुंग ने केवल अपने वर्तमान प्रशासन को नहीं सुधारा, बल्कि उन्होंने इस बात को भी पुख्ता किया कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें और उनके साम्राज्य को कैसे याद रखेंगी। बिल्कुल। तो जो आज हम मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ की इस बेहतरीन किताब में पढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसी व्यवस्थित रिकॉर्ड कीपिंग का ही नतीजा है जिसकी नींव 16वीं शताब्दी में मजबूत की गई थी। इसमें कोई शक नहीं है। ये एक महान साम्राज्य निर्माता की दूरदृष्टि को दर्शाता है। वे जानते थे कि केवल जमीन जीतने से नाम अमर नहीं होता, आपको एक ऐसी व्यवस्था छोड़नी पड़ती है जो सुचारू रूप से चलती रहे, जो सबको एक साथ जोड़े रखे। हाँ, जो आपके जीते गए अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़े रखे और जो आपके किए गए कामों को दर्ज कर सके। सुहुंगमुंग ने अहोम राज्य को एक कबीलाई व्यवस्था से निकालकर एक ऐसी परिष्कृत संस्था में बदल दिया जिसने आने वाले कई सौ सालों तक ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज किया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर आप अपने समय के साथ नहीं बदलते, अगर आप नई प्रशासनिक तकनीकों को नहीं अपनाते, तो आपका साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपने ही वजन से ढह जाएगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो हमारे सामने सुहुंगमुंग एक ऐसे शासक के रूप में उभरते हैं जो एक ही समय में एक आक्रामक सेनापति भी थे, एक बहुत चतुर मनोवैज्ञानिक भी थे और एक ऐसे प्रशासक भी थे जिन्हें अपने राज्य की कमजोरियों का पता था। एकदम सही। उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़े बना उनमें स्वर्गदेव जैसी नई अवधारणाओं और बाहरी दुनिया के ज्योतिषीय ढांचे का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसने अहोम साम्राज्य को एक लौह स्तंभ की तरह मजबूत कर दिया। इतिहास केवल राजाओं और उनके युद्धों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप लोगों के विश्वास को कैसे आकार देते हैं और प्रशासन की मशीनरी को कैसे चलाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। सुहुंगमुंग का शासनकाल हमें सिखाता है कि शक्ति हासिल करना केवल पहला कदम है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। उस शक्ति को एक टिकाऊ और स्थायी व्यवस्था में ढालना ही असली चुनौती होती है, और उन्होंने इस चुनौती को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पार किया।
अब इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से गुजरने के बाद मेरे दिमाग में एक विचार बार बार आ रहा है। ये कुछ ऐसा है जो सदियों पुरानी इस कहानी को आज की हमारी दुनिया से सीधे जोड़ देता है। अच्छा। वो क्या है? देखिए, 16वीं सदी में सुहुंगमुंग ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को सही ठहराने और इतने सारे अलग अलग लोगों पर राज करने के लिए खुद को स्वर्गदेव घोषित किया। उन्होंने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक ब्रांडिंग खड़ी की जिस पर सवाल उठाना आम लोगों के लिए लगभग असंभव था, क्योंकि वो सत्ता सीधे स्वर्ग से जुड़ी थी। और प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने उन ज्योतिषियों की मदद ली जो उस समय के डेटा और समय के सबसे बड़े जानकार थे। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। आज जब हम अपनी आधुनिक दुनिया को देखते हैं, जहां विशाल टेक कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, तो क्या वे भी किसी आधुनिक स्वर्गदेव की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं? एकदम सही। जब ये एकाधिकार वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती हैं कि वे दुनिया को जोड़ने या पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रही हैं और उनके बनाए हुए नियम ही इंटरनेट के नियम हैं, तो क्या वे अपनी सत्ता को उसी तरह एक दैवीय या निर्विवाद रूप नहीं दे रही हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए, तो मानो आप समाज से ही बाहर हो गए। ये उसी तरह का मनोवैज्ञानिक खौफ है। बिल्कुल वैसे ही। और सबसे बड़ी बात, जिन ज्योतिषियों ने सुहुंगमुंग के लिए भविष्यवाणियां की, समय का चक्र बताया और प्रशासन का ताना बाना बुना, क्या वे आज के दौर के उन एल्गोरिदम की तरह नहीं हैं जो हमारे हर व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं, जो हमारा सारा डेटा प्रोसेस करते हैं? हाँ, आज की ये विशाल संस्थाएं भी यही दावा करती हैं कि उनके पास हमारा पूरा डेटा है, इसलिए उनके फैसले अचूक और वैज्ञानिक हैं। ऐसा लगता है कि शायद हमने अपना इतिहास पीछे नहीं छोड़ा है, हमने केवल उन स्वर्ग के देवताओं और ज्योतिषियों के कपड़े बदल दिए हैं। एक बहुत ही डरावना लेकिन सच्चा विचार। एक छोटी सी व्यवस्था से लेकर एक सर्वशक्तिमान और एकाधिकार वाले साम्राज्य बनने की कहानी आज भी हमारे इर्द गिर्द वैसे ही दोहराई जा रही है। बस इसे देखने का नजरिया चाहिए। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा